अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब होमर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मगरिब का शानदार शायर और यूनानी अहद का लाफानी एक लिखने वाला, तकरीबन 2700 साल से होमर की एलिड लातादाद क़ारीन को हमेशा से मुतासिर कर रही है। ये कहानियों का वो खूबसूरत सिलसिला है जो होमर से पहले नस्लन दर नस्लन सुनाई जाती रहीं। नस्ल दर नस्ल ये बाप से बेटे और बेटे से आगे चल रही थी। फिर एक ऐसा नबीना शायर आया जिसने इन कहानियों को लाफानी असलूब अता करके हमेशा के लिए अमर कर दिया। अल आर लूमिस लिखते हैं कि होमर की इस तवील नज़मों में प्लाट कहीं रुकता नज़र नहीं आता और एक हरकत का अमल जारी और सारी रहता है। उमर वाक़यात को इस तरह जोड़ते हैं कि तवील वाक़यात की ये बनी हुई जंजीर कहीं ढीली नहीं पड़ती और ना ही कोई जोड़ कमज़ोर होता है। इलीड दरअसल ट्राय की जंग इलूम की कहानी पर मुश्तमिल है। ज़मीन पर इंसान बरसरे बेकार था, ऊपर आसमानों पर उनके देवता तमाशाई थे। यूनानियों के देवता जेविस के बेटे बेटियां और अपने चहेते इंसान की मदद के लिए एक दूसरे से उलझे हुए थे। कहानी का जो प्लाट है शानदार है। होमर ने इस दास्तान का आगाज़ ट्राय के शहर से किया। छोटे छोटे फ्लैशबैक से ये ज़ाहिर होता है कि इससे पहले क्या हो चुका है। ट्राय के बादशाह के गैर जिम्मेदार बेटे पेरिस ने किस तरह यूनानी बादशाह मेनिलियस की बीवी हेलेन को अगवा किया। किस तरह मेनिलियस अपने भाई अगामemnon की सरबराही में एक्लीज़ के साथ ट्राय की मुहिम पर निकला और किस तरह पेरिस के भाई हेक्टर ने अपने दोस्त एनकस के साथ मिलकर शहर का दिफा किया। इसके साथ साथ दास्तान का एक ज़िमनी प्लाट भी दिखाई देता है कि किस तरह यूनानियों ने ट्राय आते हुए जजीरे में लूट मार की। किस तरह एक यरगमाली दोशीज़ा पर एक्लीज़ और अगामemnon में झगड़ा हुआ और ये झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि एक्लीज़ ने इस फ़ौजी मुहिम में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और अपने फ़ौजियों को वापस लेकर जाने का ऐलान कर दिया। दोनों में मुसालहत कैसे हुई, किस तरह एक्लीज़ ने ट्राय के खिलाफ शुजाअत के जौहर दिखाए, यूनानियों को कैसे फ़तह हुई और ये सब कुछ इस किताब में किस तरह एक प्लाट में समाया है, ये होमर की महारत से ही हुआ है। ये सब कुछ होमर ने किस तरह किस अंदाज़ में किया, आज तक ये अंदाज़ किसी और लिखने वाले के कम ही नसीब में आया है। अगर हम मंजर निगारी की बात करें तो एलियट ने मंजर निगारी को खूब निभाया। आज तक इस जैसा अंदाज़ कहीं और कम नज़र आता है। लोहे और फौलाद की तलवारों की खनक, फाते की धाड़, महकूम का तासुफ और होमर के अंदाज में ज़ख्मी अजसाम की सिसकियाँ भी यहाँ हमें सुनाई देती हैं और नेज़ों के लगाए हुए ज़ख्म भी दिखाई देते हैं। होमर ने इंसानों को मैदान कारज़ार में किस तरह मसरूफ़ दिखाया है, उनकी तस्वीर कशी की है। इंसानों के मुख्तलिफ़ कैफियत की तस्वीरें जिस तरह इस किताब में उभरती हैं वो कहीं और नहीं दिखाई देती। गुस्सा हो, बुज़दिली, दहशत, इज्ज़, फ़तह, शिकस्त, सब के सब किरदार हमें तस्वीर में नज़र आते हैं। लाइनियर बी लिखता है कि होमर की एलिड में जो भी नज़रियाती और फ़िक्री पस मंज़र दिखाया गया है इसको बहुत से दानिशवरों ने तनकीद का निशाना बनाया, इसे रद्द किया, लेकिन इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। समाजी और सियासी हवाले से देखें तो 800 कबल मसीह में यूनान की समाजी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई थी। तिजारत और सनती इरतका से दौलतमंद तबका को एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल थी। इसका नतीजा ये निकला कि माशरा अमीर और गरीब तबकों में दो तबकों में तकसीम हुआ। अलावा अज़ीम पुराने ज़मींदार अपनी अराज़ी बेचकर शहर में कारोबार करने आए। इस नज़्म में शायर ने देहातों की मुश्किलात, देहातियों के मसाइल, किसानों की बेबसी और बड़े ज़मींदारों के मज़ारों पर जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। इन नज़मों में उभरने वाले किरदार किसानों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन नज़मों में चरवाहों की ज़िंदगी, गीत, मोहब्बत, नफ़रत और आपस में झगड़ों को बयान किया गया है। मुख्तसर ये कि इसमें तमाम समाजी पहलुओं को उजागर किया गया है। यूनानियों के कबाइल ने तहज़ीब के बहुत से कमालात से फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के खूबसूरत अक़दार से आशनाई पैदा कर ली। फतूहात का सिलसिला जारी रहा। मैदान जंग से फारिग होकर अपने बहादुर सिपाहियों की दास्तानें सुनते और इन देवताओं की पूजा पाठ करते जो जंग के मैदान में उनकी मदद करते थे। इन कहानियों से पता चलता है कि इनमें सरगर्म लोग छोटी छोटी अक़लियतों और कबाइल में तकसीम थे और बादशाह
اپنا جو نظام مقرر کر چکا تھا اس میں فوسٹلنگ آف زیوس کو سمجھا جا سکتا ہے، جس سے تمام لوگ ان سے ہر معاملے میں مشورے لیتے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ اگر واقعات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ایلیٹ کا جو ایک سماجی پس منظر ہے اس کا تانا بانا میدان کارزار کی تفاصیل میں دست بدست لڑائی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہومر نے یہ سب کچھ اپنے روایتی ورثے سے حاصل کیا۔ وہ جانتا تھا اس نظم کو سننے والے ان تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ اگاممنان اور ایکلیز کے ساتھ یہ فوجی ٹرائے پر حملہ آور کیوں ہوئے ہیں، ہیلن کون ہے اور پیرس نے کیا جرم کیا ہے۔ ان تمام واقعات کو ایک خاص روایتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان واقعات کو جس انداز میں نظم کی صورت دی گئی ہے اس کے فکر و تخیل اور انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے سے اس نظم کی اہمیت اور زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ انسانی فتوحات اور شکست کا ایسا نقشہ یہاں سامنے آتا ہے کہ آنکھ روتی بھی ہے اور ہونٹ مسکراتے بھی ہیں۔ ہومر کا اسلوب زندگی کے بہت قریب ہے۔ اس کی تشبیہات فطری زندگی سے مہارت میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ فطرت اور عام زندگی سے مستعار ہے۔ زمین پر بسنے والے عام انسانوں کا لہجہ اس میں دکھائی دیتا ہے اور زمین پر بکھری ہوئی چیزوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنا کر ہومر نے کمال ہی تو کیا ہے۔ اگر وہ بڑھتی ہوئی فوج دکھاتا ہے تو یہ کہہ کر آگے نکل جاتا ہے کہ فوج سمندری لہروں کی طرح آگے بڑھتی ہے اور چٹانوں سے ٹکرا کر ان کو ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ یہاں پر ہومر انسانی زندگی کے قریب ترین مناظر کو اپنے خاص انداز میں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ کرداروں کی کیا بات کریں۔ کردار ہومر کے کردار تو امر بنانے میں ہومر اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ایلیڈ میں ابھرنے والے بے شمار کردار ہومر کے قلم کی زد میں آ کر ہدایت کی ضمانت حاصل کر گئے آج تک ذہنوں اور یادداشتوں کی گزرگاہ پر جاوداں ہیں۔ ہومر اس فن میں اپنی مثال آپ ہے۔ کردار کی شخصیات کو ابھارنے میں بعض اوقات وہ صرف چند جملوں کا سہارا لیتے ہیں اور کردار پر اپنی ہدایت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اگاممنان، ایکلیز، ہیلن وغیرہ تو مرکزی بڑے کردار ہیں جن میں ایک ایسے کردار کی مثال پیش کی جاتی ہے جو ہومر نے یونانیوں کے ہجوم سے لیا، لیکن چند جملوں میں ایسے کردار کشی کی ہے کہ ساری کتاب پڑھ کر بھی وہ کردار ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔ ہومر نے یونانیوں کے ہجوم سے جو کردار لیا اس کی اہمیت اپنی جگہ۔ ایلیڈ کے سب نسوانی کردار ٹرائے کے کردار ہیں اور یہ سب کردار اپنے اپنے انداز میں منفرد اور بے مثال ہیں جو نسوانی عزت و حرمت پر حرف نہیں آنے دیتے۔ ان کرداروں میں صرف ایک کردار یونانی عورت کا ہے اور وہ عورت ہے ہیلن، جس کی گمراہی کو اگر دیوتاؤں کو تصور کر لیا جائے تو اس کے دامن سے بھی الزام کا دھبا دھل جاتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایلیڈ کی کہانی میں ابھرنے والے کردار واقعات انسانی کرداروں سے ملتے جلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دیوتاؤں کے کردار بھی کیوں نہ ہوں۔ ان کی عادات، رہن سہن، سوچنے کا انداز، نفرت اور پھر دوستی کے جذبات سبھی انسانوں کی عام زندگی سے مماثل ہیں۔ ہومر نے اپنے پچھلے پرکھوں کی کہانیاں اپنے کھوئے ہوئے ورثے سے نکالی، ان کی سوچ اور فکر کو کردار کی زبان بنایا۔ وہ جس طرح لڑتے تھے، رہتے تھے، سوچتے تھے، ہومر نے اپنی دنیا سجائی اور ان کو ویسا کا ویسا پیٹ کر دیا۔